दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हैबिट्स डाई हार्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हैबिट्स का मतलब होता है आदतें, डाई का मतलब होता है मरना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हार्ड का मतलब मुश्किल से। तो क्या अर्थ हुआ? हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब कि जो आदतें हैं वो मुश्किल से मरती हैं, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आदतें हैं वो मुश्किल से छूटती हैं। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रामू वॉज नॉन इन हिज विलेज फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड कंपैशनेट नेचर। क्या मतलब हुआ? रामू वॉज नॉन इन हिज विलेज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लें। तो क्या अर्थ हुआ? रामू वॉज नॉन, रामू को जाना जाता था, इन हिज विलेज, उसके गाँव में, फॉर हिज सिंप्लिसिटी। दोस्तों सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, ये एक नाउन है, उसकी सरलता के लिए। एंड कंपैशनेट नेचर। दोस्तों कंपैशनेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु, दयालु स्वभाव के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? रामू वॉज नॉन इन हिज विलेज फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड कंपैशनेट नेचर। रामू को उसके गाँव में उसके सिंप्लिसिटी मतलब कि उसकी सरलता और उसके दयालु व्यवहार के लिए, दयालु स्वभाव के लिए उसे जाना जाता था। ही हैड लव फॉर एवरीवन एंड ही कुड नॉट सी एनीवन इन ट्रबल। क्या अर्थ हुआ? ही हैड लव फॉर एवरीवन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। एंड आप सबसे पहले समझिए कि पास्ट पजेसिव क्या होता है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ये इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब है। और साथ में जो भी नाउन होगा, जो भी मतलब वस्तु है या जो भी नाउन है, संज्ञा है, उसको जोड़कर वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड लव फॉर एवरीवन, उसके पास हर किसी के लिए प्रेम था। एंड ही कुड नॉट सी एनीवन इन ट्रबल, और वह किसी को भी ट्रबल में मतलब कि परेशानी में नहीं देख सकता था। चलिए आगे देखिए। इट वॉज विंटर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। और देखिए सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात जो जानने वाली है वो ये है कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जो मौसम से जुड़ा हुआ है, वातावरण से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें इट का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करना होता है। विंटर का मतलब होता है सर्दी, जैसे जाड़ा भी कुछ लोग कहते हैं। इट वॉज विंटर मतलब कि सर्दियों का समय था, या कह सकते हैं सर्दी थी। द कोल्ड वॉज फ्रीजिंग एवरीथिंग।
दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करना, मतलब जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। फ्रीज का मतलब होता है जमाना, जैसे कोई चीज़ जमा देते हैं, जैसे बर्फ़ में जम जाती है फ्रिज में, उसे फ्रीज कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ? द कोल्ड वॉज फ्रीजिंग एवरीथिंग, सर्दी या कह सकते हैं ठंड हर चीज़ को जमा रही थी। वन सच मॉर्निंग रामू वॉज गोइंग समवेयर ऑन एन अर्जेंट बिजनेस। क्या अर्थ हुआ? वन सच मॉर्निंग। वन सच मॉर्निंग का मतलब हुआ एक ऐसी सुबह, रामू वॉज गोइंग समवेयर। और दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ऐसे वाक्य जहाँ पर रहा था, रही थी आता है, ऐसे वाक्यों में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन सच मॉर्निंग, एक ऐसी सुबह, रामू वॉज गोइंग समवेयर, रामू कहीं जा रहा था, ऑन एन अर्जेंट बिजनेस, किसी ज़रूरी काम से, मतलब कि जो रामू था वो किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहा था। ही सॉ अ स्नेक ऑन द रोड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऑलरेडी आप में से मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग अब समझ ही गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरी आप पास्ट इंडेफिनिट में ही सुनते हैं। जो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है, जो लोग नहीं जानते उनको बताना ज़रूरी है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। आप इसे नोट करें, SAW। और दोस्तों आप में से कई लोग इसको शायद सा पढ़ते होंगे, तो सा जो है वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे हमें सॉ पढ़ना है। तो सब आप लोग एक बार अपने मन में बोलें सॉ। चलिए आगे देखिए। ही सॉ अ स्नेक ऑन द रोड, उसने रोड पर मतलब कि सड़क पर एक सांप को देखा। ड्यू टू कोल्ड इट लुक्ड फ्रोज़न। दोस्तों FROZEN ये फ्रीज की थर्ड फॉर्म है, और उसके अलावा दोस्तों ये एडजेक्टिव भी है। और आप में से शायद कई लोग जो ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं इस बात को जानते ही होंगे, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो थर्ड फॉर्म है वो अक्सर एडजेक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ इस शब्द को वर्ब के रूप में बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर इसे एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। फ्रोज़न का मतलब हुआ जमा हुआ, और ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। अब देखिए इसका पूरा मतलब क्या निकला। ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से या ठंड के कारण, इट लुक्ड फ्रोज़न, वो जमा हुआ लग रहा था। रामू पिक्ड अप द स्नेक, और दोस्तों पिक मतलब होता है उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। रामू पिक्ड अप द स्नेक, रामू ने सांप को उठाया। एंड सॉ साइंस ऑफ लाइफ इन इट। दोस्तों साइंस ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन के निशान, या कह सकते हैं जीवन के संकेत। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि रामू पिक्ड अप द स्नेक, रामू ने सांप को उठाया। एंड सॉ साइंस ऑफ लाइफ इन इट, और उसके अंदर जीवन के संकेत को, या मतलब कि जीवन को उसने देखा। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आप समझ ही गए होंगे, या लोग जो नहीं समझे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्या कहा, मतलब क्या कहना चाहते हैं इस कहानी में। जब रामू ने उस सांप को उठाया तो जो सांप था वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो मरा हुआ है, मतलब थोड़ा हो सकता है वो हिल विल रहा होगा, जिस वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि एंड सो साइंस ऑफ लाइफ इन इट, और जो रामू ने उसके अंदर थोड़ा सा जीवन देखा, मतलब उसको ऐसा लगा कि ये जीवित है। चलिए अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ही वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर द स्नेक। दोस्तों पिटी देखिए ज़रूर नोट कर लीजिए, वर्ड मीनिंग नोट करने बहुत ज़रूरी है। PITY पिटी का मतलब होता है दया, जो कि एक नाउन है। और क्या, और ये फिल की थर्ड फॉर्म फील्ड। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज फिल्ड, वह भर गया, विद पिटी वह दया से भर गया, फॉर द स्नेक सांप के लिए। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर द स्नेक, वह सांप के लिए दया से भर गया। चलिए आगे देखिए। रामू रिटर्न होम विद दैट सेमी कॉन्शियस स्नेक। क्या अर्थ हुआ? रामू रिटर्न। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। रिटर्न का मतलब होता है लौटना या फिर लौटाना, सेकंड फॉर्म होती है रिटर्न। रामू रिटर्न होम, रामू घर लौट आया।
विद दैट सेमी कॉन्शियस स्नेक। दोस्तों देखिए, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, जो मतलब कि जो होश में है, और सेमी कॉन्शियस का मतलब हो गया आधा सचेत। तो इस तरह से पूरी लाइन का अर्थ क्या निकला कि रामू उस अर्ध सचेत सांप के साथ, या उसको सांप को लेकर घर वापस लौट आया। ही मेड फायर, मेड फायर का मतलब होता है आग, मेक फायर मतलब आग जलाना, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म है, नोट कर लीजिए। मेड फायर, ही मेड फायर, उसने आग जलाई, एंड प्लेस्ड इट नियर द फायर। और दोस्तों ये जो इट है, देखिए क्या है ये, इट जो है एक प्रोनाउन है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए, और यहाँ पर इट जो है वो सांप के लिए यूज़ किया गया है। और दोस्तों ये आप इस बात को ध्यान में रखें, साथ में नोट भी करें, जब हम किसी भी एनिमल के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे तब हमें इट का यूज़ वहाँ पर करना होता है। क्या अर्थ हुआ? ही मेड फायर, उसने आग जलाई, एंड प्लेस्ड इट नियर द फायर। और दोस्तों प्लेस मतलब रखना, सेकंड हो प्लेस्ड है, और उसे आग के पास रख दिया। मतलब किसको रख दिया? सांप को आग के पास रख दिया। फॉर द वार्मथ मतलब कि गर्मी के लिए। तो दोस्तों इस बात को समझ आई गई होगी आपको कि जो सांप था, जब वो व्यक्ति उस सांप को घर लेके आया तो वो थोड़ा सा मतलब कि सचेत था, और ये जो व्यक्ति था, ये जो बहुत ही ज़्यादा दयालु था, जिसके मन में दूसरों के प्रति दया थी, उसने क्या करा? आग जलाई और उसे आग के पास रख दिया। क्यों? उसको गर्मी के लिए, क्योंकि उसे लगा शायद ठंड के कारण ये बेहोश होगा। द वार्मथ रिवाइव्ड द स्नेक। दोस्तों इस वर्ड को आप जरूर नोट करें। रिवाइव का मतलब होता है दोबारा से किसी को जीवित करना, सेकंड फॉर्म में रिवाइव्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। द वार्मथ रिवाइव्ड द स्नेक का मतलब हुआ कि गर्मी ने सांप को दोबारा से जीवित कर दिया। एंड इट सैट, वो बैठ गया, कोइल्ड अप मतलब कि वो फन उठाकर बैठ गया, विद इट्स हुड। क्या अर्थ हुआ कि मतलब वो कोइल्ड अप का मतलब हुआ कि जैसे आपने देखा होगा तो सांप जो है पूरा घूम करके बैठ जाते हैं, उसे कोइल्ड अप कहते हैं। वो मतलब बैठ गया विद इट्स हुड रेज्ड। हुड का मतलब फन, मतलब अपने फन को उठाकर वो कुंडली मारकर बैठ गया। तो इसे कॉइल का मतलब है कुंडली मारकर बैठ जाना। जो सांप घूम के बैठ जाते हैं उसे कॉइल्ड अप कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है मतलब कि कुंडली मारकर बैठ जाना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि गर्मी ने सांप को दोबारा से जीवित कर दिया, और वो कुंडली मारकर और अपना जो उसका हुड था, मतलब जो फन था, उसको उठाकर वो बैठ गया। आगे देखिए, इट इज़ सैड दैट ईविल रिमेन्स ईविल। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। से का मतलब कहना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि ईविल रिमेन्स ईविल। दोस्तों ईविल का मतलब होता है बुरा, और रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इट इज़ सैड दैट ईविल रिमेन्स ईविल। ऐसा कहा जाता है कि बुरा रहता है, बुरा बना रहता, मतलब जो बुरा है वो बुरा रहता है। एज सुन एज रामू सैट नियर द स्नेक इट बिट हिम। एज सुन इसको जरूर नोट कर लीजिए, जिसका अर्थ होता है जैसे ही रामू उसके पास बैठा। सिट मतलब बैठा, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। जैसे ही रामू उसके पास सैट नियर द स्नेक, जैसे ही रामू सांप के पास बैठा, इट बिट हिम, उसने उसे काट लिया। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, बाइट मतलब काटना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जैसे ही रामू सांप के पास बैठा, उसने उसे काट लिया। रामू वॉज इन डेथ थ्रोज। जो रामू था वो मौत की शैया पर था। ही रिपेंटेड एंड थॉट। दोस्तों रिपेंट का मतलब होता है पछताना। वो पछताया और उसने सोचा, अलस आई शुड हैव लेफ्ट इट टू इट्स फेट। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया। पहले मैं आपको शुड के बारे में बताता हूँ कि शुड का इस्तेमाल कब किया जाएगा। दोस्तों शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी आप सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, खाना चाहिए, दौड़ना चाहिए। जब आप किसी को सलाह देंगे तो शुड का यूज़ किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और यदि सलाह जो है वो पास्ट से संबंधित है, मतलब कि तब हमें शुड हैव में थर्ड फॉर्म लगाना होगा। जैसे आपको आना चाहिए था, खेलना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, ऐसे वाक्यों में शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो अब देखिए, अब आपको मतलब इसका समझ में आ ही जाएगा आसानी से। वह जो था वो पछताया और उसने सोचा, आई शुड हैव लेफ्ट इट, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए था, टू इट्स फेट। फेट मतलब भाग्य, मतलब मुझे इसे इसके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा शुड जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक पास्ट का ही वाक्य दूंगा शुड का, आप उसे ज़रूर ट्रांसलेट करें यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए, और कमेंट में बताएं। वाक्य को नोट कर लीजिए।
हमें मेहनत करनी चाहिए थी। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें मेहनत करनी चाहिए थी। दोस्तों इस वाक्य में सलाह को ही दर्शाया जा रहा है पास्ट में, तो आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, द बेसिक नेचर और हैबिट्स डाई हार्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि जो एक बेसिक नेचर होता है, देखिए दोस्तों बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, एक मूल किसी का कह सकते हैं स्वभाव जो होता है या फिर जो उसकी आदत होती है, डाई हार्ड वो मुश्किल से ही छूटता है। ही सेड, उसने, ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। चलिए मॉरल भी देख लेते हैं, क्या मॉरल है। अ गुड डीड मस्ट बी डन टू द वन दैट डिजर्व्स इट। डिजर्व का मतलब होता है लायक, मतलब एक जो अच्छा काम है वो उसी के साथ किया जाना चाहिए जो उसके लायक हो, जो उसके योग्य हो। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, बहुत ही प्यारे और अच्छे मॉरल के साथ। कहानी का जो मॉरल है वो बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो ये जो मॉरल है वो ये है, कहानी का जो टाइटल था वही अपने आप में एक मॉरल है कि जो व्यक्ति का स्वभाव है, जो उसकी आदत है वो मुश्किल से ही मतलब कि छूटती हैं। और उसके अलावा जो मॉरल है वो यही कि बताया गया है कि यदि हम किसी के साथ ए गुड डीड मस्ट बी डन टू द वन दैट डिजर्व्स इट, मतलब किसी योग्य व्यक्ति के साथ ही कोई अच्छा काम हमें, या कह सकते हैं कि एक जो अच्छी चीज़ है वो करनी चाहिए, जैसे यहाँ पर कहानी में बताया गया, जो व्यक्ति उसके लायक हो। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, आपने आज की इस कहानी में आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपना अनुभव के बारे में कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो देखकर कैसा लगा। और यदि आपकी कोई राय हो, आपको सुझाव देना चाहें, आपका स्वागत है, कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।